द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका साथी बलदेव चौधरी एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके बीच अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान के प्रतीक चिन्हों से संबंधित वो टॉपिक लेकर के आया हूँ जिस टॉपिक में से हर प्रतियोगी परीक्षा में लगभग एक या फिर दो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जी हाँ, टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों से संबंधित आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, हमारा राजकीय पुष्प क्या है, हमारा राजकीय वृक्ष क्या है। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए सीधा ही चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूं राजस्थान के राज्य वृक्ष के बारे में। आप सब जानते हो कि हमारे राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। याद रखना, जिसे हम समी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। आप लोगों के लिए इसका डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा। ये जो वृक्ष है इसी को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इसी को खेजड़ी कहते हैं। याद रखना, इसी को समी, इसी को जांटी और भी बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। सबसे पहले जो बात की जाती है वो ये की जाती है कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो आप कहोगे कि सर इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है प्रोसोपेस सिनेरेरिया। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर इसका जो वानस्पतिक नाम होगा वो हो जाएगा प्रोसोपेस सिनेरेरिया। याद रखना, कई बार पेपरों में पूछ लिया गया है कि बताइए राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है, और वो ऑप्शन में खेजड़ी न दे करके इसका हमसे वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है। तो याद रखना कि इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा वो वैज्ञानिक नाम रहेगा प्रोसोपेस सिनेरेरिया। अगली कंडीशन याद रखना कि इस राजकीय वृक्ष को, इस खेजड़ी के वृक्ष को हम हमारे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। बिल्कुल, यदि हमसे पूछ ले कि बताइए रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे कि रेगिस्तान का जो कल्प वृक्ष कहा जाता है वो इस वृक्ष को यानी कि खेजड़ी के वृक्ष को कहा जाता है। अगली कंडीशन, इस खेजड़ी के वृक्ष को जो राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था वो डेट कितनी थी? तो वो डेट थी 31 अक्टूबर 1983। कितनी डेट थी? 31 अक्टूबर 1983 के दिन इसे क्या घोषित किया गया था? इसे हमारा राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। इसकी जो फली होती है, याद रखना, उस फली को सांगरी कहते हैं और जिसे सुखा करके सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि इसकी जो पत्ती होती हैं, याद रखना इस वृक्ष की जो हरी पत्ती होती हैं उन हरी पत्तियों को कहते हैं लूम। क्या कहते हैं? हरी पत्तियों को लूम कहते हैं। और याद रखना, यदि हमसे पूछ लेता है कि बताइए इसकी जो सांगली होती हैं उन सांगलियों को या फिर इसका जो फल होता है उस फल को क्या कहते हैं, तो याद रखना सांगली कहते हैं। और जब ये सांगली सूख जाती हैं तो सूखने के बाद में इनको कहा जाता है खोखा। क्या कहा जाता है? इनको खोखा कहा जाता है। तो देखिएगा कि इसके फलों को सांगली कहते हैं। और याद रखना, सूखा हुआ जो फल होता है ना, उस सूखे हुए फल को क्या कहेंगे? तो आप कहोगे कि सर सूखे हुए फल को खोखा कहेंगे। और इसकी जो पत्तियां होती हैं, याद रखना, उन पत्तियों को लूम कहते हैं और जिनसे चारे के रूप में प्रयोग में लिया जाता है यानी कि काम में लिया जाता है। अगली कंडीशन याद रखना, एक जो हमारा त्योहार आता है जिसे हम लोग कहते हैं विजयदशमी। बिल्कुल, इसी विजयदशमी को क्या कहा जाता है? दशहरा कहा जाता है। इस दशहरे के दिन इस समी के वृक्ष की या फिर इस जांटी के वृक्ष की या फिर इस आपके खेजड़ी के वृक्ष की क्या की जाती है? आप कहोगे कि सर इस दिन इसका पूजन किया जाता है। तो कब पूजन किया जाता है? तो आप कहोगे कि सर विजयदशमी के दिन या फिर दशहरे के दिन इसका क्या किया जाता है?
पूजन किया जाता है। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं, ये आप देख ही पा रहे होंगे। ये जो आपका वृक्ष है, ये वृक्ष आपका किसका है? तो आप कहोगे कि सर ये खेजड़ी का वृक्ष है, जिसे समी जाति के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम की हमने आपके सामने बात कर ही ली है, इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इससे संबंधित और क्या क्या बातें बनती हैं। तो याद रखना कि हमारे राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष को धार्मिक महत्व भी दिया गया है। बिल्कुल, हमारे राजस्थान के अंदर खेजड़ी के वृक्ष का धार्मिक महत्व भी है। एक लोक देवता आते हैं जिनका नाम आता है गोगा जी, और एक आते हैं अपने झूंझार बाबा। इनके जो मंदिर बने होते हैं या जो थान बने होते हैं, वो याद रखना खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बने होते हैं। आप लोग जानते हो कि एक जो हमारे देवता अभी मैंने आप लोगों के लिए बताए हैं कि जिनका नाम आप लोग लिख रहे हो गोगा जी, याद रखना इस गोगा जी का जो मंदिर होता है ना, वो गोगा जी का मंदिर कौन से वृक्ष के नीचे होता है? तो आप कहोगे कि सर इसका जो मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अगली कंडीशन आप लोग ये भी याद रखना कि गोगा जी जो है, इन गोगा जियों को हम लोग जाहर वीर के नाम से भी पूजते हैं, जबकि इस्लाम धर्म में इन्हें जाहर पीर के नाम से पूजा जाता है। याद रखना एक व्यक्ति जिसने हमारे भारत पर आक्रमण किया था, उस व्यक्ति का नाम था महमूद गजनबी। क्या नाम था उसका? तो आप कहते हो कि सर उसका नाम था महमूद गजनबी, और बताते हैं कि इस महमूद गजनबी ने और हमारे गोगा जी ने आपस में युद्ध किया था, और जब इन्होंने युद्ध किया था तो महमूद गजनबी ने गोगा जी की गर्दन काट दी थी, और गोगा जी का गर्दन या गोगा जी का सिर जो था वो कट कर के गिर गया था। एक स्थान आता है ददरेवा, और याद रखना ये ददरेवा जो पड़ता है ये चूरू के अंदर पड़ता है। लेकिन बताते हैं कि गोगा जी बिना सिर के इससे युद्ध लड़ते रहे, तो इसे देखते हुए इस महमूद गजनबी ने इनको जाहर पीर कहा था। याद रखना जाहिर पीर कहा था। जाहिर जो शब्द है इसका अर्थ होता है साक्षात, जबकि याद रखना पीर जो है इसका अर्थ होता है देवता, कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात देवता है, इसलिए इन्हें जाहर पीर के नाम से, जबकि हिंदू धर्म में इन्हें साक्षात वीर यानी कि जाहर वीर के नाम से पूजा जाता है। तो इनका जो मंदिर हमें दिखाई देता है या थान जो दिखाई देता है वो हमें किस वृक्ष के नीचे दिखाई देता है? तो आप कहोगे कि सर वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे दिखाई देता है। खेजड़ी का जो वृक्ष है, याद रखना इस वृक्ष को पंजाबी में और हरियाणवी में क्या कहते हैं? इन भाषाओं में इसको जाटी के नाम से जाना जाता है, तातमल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। याद रखना पे में के नाम से भी इसे जानते हैं। कन्नड़ भाषा में इसे बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है, और सिंधी भाषा में इसे धोकड़ा के नाम से जाना जाता है, और बिश्नोई समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा इसे शमी, और स्थानीय भाषा में इसे सीमलो कहा जाता है। तो याद रखना कि इसे पंजाबी और हरियाणवी भाषा में क्या कहते हैं? तो जाटी कहते हैं। याद रखना इसे एक तरीके से हम बात करते हैं कि तमिल भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे तमिल भाषा में पे में कहते हैं। कन्नड़ भाषा में क्या कहते हैं? तो कन्नड़ भाषा में इसे बन्ना बन्नी कहते हैं। सिंधी भाषा में क्या कहते हैं? तो सिंधी भाषा में इसे धोकड़ा कहते हैं। बिश्नोई समाज के लोग इसे समी कहते हैं, जबकि हम स्थानीय भाषा में इसे सीमलो कहते हैं। अगली कंडीशन, एक डेट आती है 12 सितंबर 1978। याद रखना इम्पोर्टेंट डेट है। इस दिन से हम बात करते हैं, या फिर मैं कहता हूं कि 12 सितंबर के दिन हम खेजड़ली दिवस मनाते हैं। इस दिन आप लोगों को यदि याद हो तो वो खेजड़ली वाली जो घटना घटित हुई थी, और 12 सितंबर के दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं?
खेजड़ली दिवस मनाते हैं, क्योंकि अमृता देवी बिश्नोई के निर्देशन में खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। देखो ये लिखा हुआ है कि सन 1730 में जोधपुर के अंदर, याद रखना कहाँ पर, आप कहोगे कि सर जोधपुर के अंदर एक गांव आता है खेजड़ली गांव, वहाँ पर खेजड़ी के वृक्षों का संरक्षण करने हेतु या खेजड़ी के वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 नर नारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस उपलक्ष्य में भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में, याद रखना, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा बनता है कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा व एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो आप बता देना कि सर इसका जो आंसर रहेगा वो होता है अपना खेजड़ली गांव। और खेजड़ली गांव जो है वो कहाँ पर आएगा? तो आप कहोगे कि सर जोधपुर में आएगा। और याद रखना कि इनसे यानी कि जो लोग पेड़ पौधों को संरक्षण देते हैं उनके लिए एक पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये रहा कि 1994 ईस्वी में जो लोग पर्यावरण का संरक्षण करते हैं उनके लिए अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार प्रारंभ किया गया। वन्य जीव संरक्षण के लिए, याद रखना, यह दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। आगे की तरफ चलते हैं और अगला जो हमारा जीव आता है वो आता है राजस्थान का राज्य पशु। याद रखना कि राजस्थान का जो राज्य पशु है उनके अंतर्गत दो आते हैं, एक तो आता है चिंकारा और एक आता है ऊंट। चिंकारा जो है ये जंगली जानवरों की दृष्टि से है, जबकि ऊंट जो है, याद रखना, ये पालतू पशुओं की श्रेणी के अंतर्गत आता है। राजस्थान में जब हम पशु की बात करते हैं तो दो पशुओं को हमारे शरणे गया, यानी कि एक तरीके से मैं बात करता हूं कि हमारा राज्य पशु घोषित किया गया है। जंगली पशु की जब हम बात करते हैं तो जंगली पशु के रूप में तो हमारा आता है चिंकारा, और पालतू पशु की जब हम बात करते हैं तो पालतू पशुओं के लिए जो आता है वो आता है हमारा ऊंट। तो दोनों को याद रखना कि बताइए जंगली पशु के लिए कौन सा आएगा? तो जंगली पशु के लिए जो हमारा आएगा वो आएगा चिंकारा, और पालतू पशु के लिए जो आएगा वो आएगा ऊंट। ये जो आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है ये याद रखना हमारा कौन सा पशु है? तो आप कहोगे कि सर ये चिंकारा है। बिल्कुल, देखो कितना प्यारा पशु है, कितना प्यारा जानवर है। ये हमारे राजस्थान का राज्य पशु है। कौन सा पशु है राजस्थान का? तो आप कहोगे कि सर ये राजस्थान का राज्य पशु है। तो देखिएगा, वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो वैज्ञानिक नाम इसका हो जाएगा गजेला बेनेट्टी। याद रखना कि चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप कहोगे कि सर इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा गजेला बेनेट्टी। अगली कंडीशन याद रखना कि ये जो चिंकारा है, इस चिंकारा को छोटा हिरण आदि उपनामों से भी जाना जाता है। तो याद रखना इस चिंकारा को हम और क्या कह सकते हैं? तो इस चिंकारा को हम छोटा हिरण भी कह सकते हैं। यह एंटीलोप प्रजाति का एक जीव होता है जो राजस्थान के जंगली पशुओं की श्रेणी में आता है। और एक तरीके से बात करते हैं कि इस चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो याद रखना इसे 1981 में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो याद रखना हमारा एक जो राजस्थान की राजधानी आती है जयपुर,
उस जयपुर के अंदर एक अभ्यारण्य आता है जिस अभ्यारण्य का नाम है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। और यह नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है यह चिंकारा के लिए एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि चिंकारा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। तो आप कहोगे कि सर नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो आता है अपना जयपुर में वो इस चिंकारा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। याद रखना फेमस अभ्यारण्य है। कौन सा? तो आप कहोगे कि सर नाहरगढ़ वाला जो है यह एक शर्मीला जीव है तथा राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में, यदि हम बात करते हैं कि ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में थार के मरुस्थल में ये जीव सर्वाधिक पाया जाता है। अगली कंडीशन पर हम आते हैं तो जो पालतू पशुओं की श्रेणी में आता है वो हमारा राजस्थान का जो पशु है वो है हमारा ऊंट। और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा राजस्थान की मैं कहूँ तो आन बान और शान, राजस्थान के अंदर यदि मैं कहूँ तो मरुस्थल का जहाज। याद रखना राजस्थान में यदि कहूँ तो अब का ही नहीं, राजाशाही शासन के समय भी आवागमन, यानी कि आवागमन यदि ना कह सको तो यातायात का सबसे अच्छा जो साधन माना गया है मरुस्थल में वो क्या है? वो ऊंट ही है आपका। कहते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक 7 डेज तक बिना कुछ खाए पिए भी अपना जीवन जी सकता है। पैर गद्दीदार होते हैं, आराम से चल सकता है, कुबड़ में वसा का जमाव पाया जाता है, आँख जो होती हैं उनके ऊपर एक मोटे आवरण का पलक पाया जाता है ताकि थार के मरुस्थल की आंधियों में उड़ने वाली मिट्टी आँखों में सीधा प्रवेश ना कर सके। शरीर जो होता है वो शरीर जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर होता है ताकि भूमि की जो गर्मी है वो इसके शरीर पर थोड़ा सा कम प्रभाव दिखा पाए। तो देखिए प्रकृति ने बड़े सोच समझ करके इसको बनाया है और ये हमारे राजस्थान का पालतू श्रेणियों का हमारा एक राजकीय पशु है। इसे उपनाम की यदि हम बात करते हैं, ये हमें कहीं कहीं टाइपिंग में मिस्टेक दिखाई दे रही है। उपनाम की यदि बात करते हैं तो इसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं इसे? तो आप कहोगे कि सर इसे रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने इस डेट को जरूर याद रखना, ये डेट इम्पोर्टेंट है भाई, कि बताइए इसको राजकीय पशु कब घोषित किया था। तो राजकीय सरकार ने या राजस्थान सरकार ने 30 जून 2013 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया है, जबकि याद रखना 19 सितंबर 2014 के दिन बीकानेर में क्या है इसकी घोषणा की गई थी। यदि बात कर लेता है कि बताओ इस चीज़ की घोषणा कब की गई, तो 19 सितंबर 2014 के दिन इसकी घोषणा की गई कि आज से हम ऊंट को हमारा राजकीय पशु मानेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला यदि हमसे पूछ लेता है तो याद रखना कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो ऊंट है वो बाड़मेर में है, जबकि सबसे कम ऊंटों वाला जिला यदि पूछ लेता है तो याद रखना वो प्रतापगढ़ होगा। कौन सा होगा? प्रतापगढ़। दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। याद रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला, जब तो आप बता देना बाड़मेर, और राजस्थान में सबसे कम ऊंटों वाला जिला तो आप बता देना प्रतापगढ़। ऊंटों की जो नस्ल हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। गोमेठ, याद रखना नाचना ऊंट, ये नाचना ऊंट तो सबसे सुंदर प्रजाति का ऊंट होता है। जैसलमेरी ऊंट, अलवरी ऊंट, तसाम्बी ऊंट, कच्छी ऊंट, बीकानेरी ऊंट, और भी याद रखना। और हाँ, एक पशु परिचर में आया हुआ प्रश्न बता रहा हूँ, आपने यदि पेपर दिया हो तो पशु परिचर में इससे बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के ऊंट की वह प्रजाति जो पानी में तैरने की क्षमता रखती है। याद रखना, हाँ, पानी में तैरने की क्या रखती है? क्षमता रखती है। उस नस्ल का जो नाम होगा वो हो जाएगा खराई। कौन सी नस्ल होगी? खराई।
इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान में रखना, क्या पता दोबारा से फिर कहीं रिपीट हो जाए कि बताइए राजस्थान के ऊँटों की वो कौन सी प्रजाति है जो पानी में तैरने की क्षमता रखती है, तो वो कौन सी प्रजाति होगी आपकी, उस प्रजाति का नाम रहेगा खराई प्रजाति। आगे याद रखना कि राजस्थान के लोक देवता आते हैं पाबूजी, और याद रखना वो जो पाबूजी हैं वो पाबूजी राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लेकर के आए थे, इसलिए पाबूजी को ऊँटों का देवता कहते हैं। अगली कंडीशन, जो ऊँट पालने वाली जाति है वो है रेवारी, और याद रखना ऊँट की खाल पर, यानी कि एक तरीके से ऊँट की जो खाल है उस पर की जाने वाली जो कलाकारी होती है उसको कहते हैं उस्ता कला, और ऊँट की खाल पर बनाए जाने वाले एक तरीके से जो ठंडे अपने चित्र वगैरह होते हैं, ये मान के चलो कि उनको क्या कहते हैं, तो उनको जालित्रो कहा जाता है। और याद रखना कि ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। इस चीज़ को तो याद कर ही लेना भाई कि बताइएगा ऊँटनी के दूध जो होता है उस ऊँटनी के दूध में विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो ऊँटनी के दूध में जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन होता है सी। कौन सा विटामिन होता है, सी होता है। जी हाँ, सी विटामिन वही होता है जो हमारे शरीर में होने वाली बीमारी है स्कर्वी की, एक तरीके से उसको पूर्ति करने का काम करता है, यानी कि स्कर्वी की बीमारी को रोकने का काम करता है। अगली कंडीशन, राजस्थान के बीकानेर में एक डेयरी है उर्मूल डेयरी, जो भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। याद रखना ऊँट के श्रृंगार का जो गीत है उसे गोरबंद कहते हैं, और ऊँट की नाक में डाले जाने वाला जो लकड़ी का आभूषण होता है उसे गरवाण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे गरवाण कहते हैं। और हमारे राजस्थान के एक राजा थे गंगा सिंह, याद रखना उन्होंने विश्व युद्ध के समय अपनी गंगा रसराला में एक जानकारी हमें प्राप्त होती है कि ऊँटों की सेना बनाई थी, और जिसे पराक्रम के लिए पहले और दूसरे विश्व युद्ध में हमारे भारत से बाहर भी बीएसएफ की सेना में शामिल करके भेजा था। तो याद रखना कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के अंदर ऊँटों का प्रयोग किया गया है। और राजस्थान के किस राजा ने ऊँटों की सेना का गठन किया, तो वो थे महाराजा गंगा सिंह। आगे की तरफ चलते हैं तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी आता है जिसको आप लोग कहते हो गोडावन, क्या कहते हैं, गोडावन कहते हैं। याद रखना जब हम बात करते हैं तो इसे गैरेज इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, किस पक्षी को, तो आप कहोगे कि गोडावन को। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है, और जो राजस्थान का राज्य पक्षी है उसी का क्या नाम है, गोडावन है। याद रखना इसे एरिडेट्स नेग्रिप्स प्रजाति का माना जाता है, जो इसका वैज्ञानिक नाम भी है। इसे सोहन चिड़िया के नाम से, शर्मीला पक्षी, हुकना, गुरातियन के नाम से भी जाना जाता है। इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था, तो वही 1981 में दिया गया है। ये जैसलमेर के अंदर जो मरू अपना राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर विशेषकर पाया जाता है। इसके अलावा सोरसन 12 में पाया जाता है, और याद रखना अजमेर के अंदर भी ये हमें देखने को मिलता है। लुप्त होने के कगार पर है, इसलिए लाल डाटा पुस्तक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। संकटग्रस्त प्रजातियों में तो शामिल करना ही है भाई, क्यों, क्योंकि जब कोई चीज़ लुप्त होने की कगार पर होती है तो उसका संरक्षण जरूरी है, उसका संरक्षण देना भी तो जरूरी हो जाता है। तो याद रखना कि भारतीय संरक्षण के अंतर्गत 1972 के अंतर्गत इसे अनुसूची 1 में भी जोड़ा गया है। अगली कंडीशन पर बात करते हैं तो यह एक सर्वाहारी पक्षी होता है। खाद्य आदतों में बात करते हैं तो ये गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन सभी अनाजों का भक्षण कर सकता है। इसके अलावा याद रखना ये जो होते हैं एक तरीके से टिड्डी वगैरह या फिर कीट वगैरह इनको भी खा सकता है। मछली जो होती हैं इनको भी खा सकता है। छिपकली जो होती हैं
इनको भी खा सकता है। और याद रखना कि एक तरीके से बेर के फर वगैरह जो होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के ये जो पक्षी होता है ये शाकाहारी नहीं होता है, ये पक्षी कैसा होता है, सर्वाहारी होता है। अगली कंडीशन पर चलते हैं तो राजस्थान का राज्य पुष्प आ जाता है जिसे आप लोग कहते हो रोहिड़ा। क्या कहते हो? रोहिड़ा। ये लो भाई, ये रोहिड़ा है, कितना सुंदर है कि नहीं? रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। वो कहते हैं ना कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती दिखावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो देखो हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प कितना ज़्यादा सुंदर है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे रोहिड़ा कह रहे हैं। वानस्पतिक यदि नाम की बात करते हैं तो टोकुमेला अंडुलेटा हो जाएगा। इसे मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं, मारवाड़ का टीक भी कहते हैं, राजस्थान की मरु शोभा भी इसे कहा जाता है। इसके फूल को 21 अक्टूबर 1983 को राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य पुष्प घोषित किया गया था। यह हमारे जैसलमेर, जोधपुर, इसके अलावा याद रखना पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर आदि जिलों में पाया जाता है। आगे की तरफ देखिएगा, राजस्थान का राज्य नृत्य आ जाता है जिसका नाम आ जाता है घूमर। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा जिसे हम कहते हैं वो है घूमर। घूमर जो है ना, ये घूम शब्द से निकला है। इस नृत्य को करते समय महिलाएं जो हैं ये अपना घाघरा पहन करके रखती हैं, और जब ये इस नृत्य को करती हैं तो बड़ी तेज स्पीड में हाथों के लचकदार संचालन के साथ में गोल गोल घूमती हैं। और घूमते समय इनका जो लहंगा होता है वो लहंगा भी जोरदारी के साथ में गोल गोल घूमता है। तो उस घूम से क्या शब्द निकल के आया है? घूमर शब्द निकल करके आया है। बिल्कुल बड़ा अच्छा नृत्य है, पूर्ण रूप से राजस्थानी वेशभूषा, राजस्थानी पहनावे के साथ में इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य को करते समय दोनों हाथों का लचकदार संचालन जो है वो किया जाता है, और इसके अंतर्गत जोर से गोल गोल घुमा जाता है, और लहंगा जो होता है वो भी साथ में गोल गोल घूमता है। इसे हम एक तरीके से राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य कहेंगे। और याद रखना, इसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। अरे पुरुष कैसे गोल गोल लहंगा पहन करके घूमेंगे भाई? गोल गोल तो महिलाएं ही घूम सकती हैं ना लहंगा पहन करके। इस नृत्य में बिल्कुल एक तरीके से बहुत बड़ा घेरा बनाते हुए इस नृत्य को किया जाता है। और याद रखना कि इसे अपने जो शुभ अवसर होते हैं, विवाह समारोह त्योहार आदि पर इसे किया जाता है। तो ये हमारे राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है? तो आप कहोगे कि सर ये राजस्थान का घूमर है। तो याद रखना कि नृत्यों का सिरमौर कहो, नृत्यों की आत्मा कहो, किस नृत्य को आप कहोगे कि सर घूमर नृत्य को। आज के लिए मैं यहीं पर जय हिंद जय भारत करता हूं। और क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आखिरकार हमारा प्रयास कैसा रहा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।